अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक। आज हम डॉक्टर अस्मा के साथ मौजूद हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑटिज़म। बेसिकली ऑटिज़म की अवेयरनेस और ऑटिज़म बेसिकली क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, और कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या मेथड्स हैं, क्या वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये डॉक्टर अस्मा हमें बताएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो डॉक्टर अस्मा स्टार्ट करते हैं। ऑटिज़म बहुत अवेयरनेस आजकल चल रही है इंटरनेशनली भी, और हम देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में। तो क्या बेसिकली ऑटिज़म इज स्पेक्ट्रम इज व्हाट इज दैट एक्चुअली? क्या इसके वो हैं, इसकी ब्रीफ बताएं ज़रा। क्या है ये? थैंक यू वेरी मच। पहले तो कि आज बहुत से लोगों ने इस टॉपिक के बारे में रिक्वेस्ट भेजी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस टॉपिक पे बात की जाए। पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसके ये समझना कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। उसकी हम ये रीज़न कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द ये स्पेक्ट्रम, ये डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हमें मिल रहा है, हमें नज़र आ रहा है। बहुत सा डायग्नोस हुआ है और बहुत सा डायग्नोस हुआ नहीं है। तो लेकिन उससे वहाँ तक जाने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली ऑटिज़म इज़, जो कि आपका क्वेश्चन है कि ये क्या है। और आज हम इसको इतनी आसान सिंपल उर्दू में इसके बारे में बात करेंगे। आप अपने क्वेश्चन भी बीच में भेजते रहें कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को है या आपकी फैमिली में है तो ही आपको ये इसके बारे में जानना नहीं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी को किसी वक्त भी आपको पता चल सकता है आने वाले बच्चों में, किसी फैमिली के अंदर, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कैसे इसको ट्रीट करना है। तो उसमें थोड़ी सी इंग्लिश टर्म ऐसी हैं आएंगी जो कि जिसका उर्दू में तर्जुमा करना नामुमकिन है, वो है ही नहीं हमारे पास। तो उसमें हमें, और मेरा ख्याल है पेरेंट्स के लिए वो सीखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो जाएं डॉक्टर्स के साथ जाके मिलें तो उनको पता हो कि डॉक्टर क्या कह रहा है। तो इससे कहा जाता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ये स्पेक्ट्रम पे रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसकी बहुत ज़्यादा वेरी डिग्रीज जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब 3 टाइप के इसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। देखें, एक सोशल इंटरेक्शन होती है। सोशल इंटरेक्शन बहुत बेसिक चीज़ है हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए। और जब बच्चा छोटा होता है, आप देखते हैं सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी आई कांटेक्ट बनाना शुरू करता है अपनी माँ के साथ, बाप के साथ। फिर वो जैसे ही अपने फेमिलियर फेसेस को देखता है, आप नोटिस करते हो कि सबसे पहले हंसता है। हम कितने खुश होते हैं, देखो बच्चा हंसना, एक्सप्रेशन सेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन तब से शुरू कर रहा है। लेकिन जो बच्चा ऑटिस्टिक होगा या जिसके अंदर सिम्टम होंगे उसमें सोशल इंटरेक्शन ये नहीं होंगे। तो ये एक चीज़ आ गई, ठीक है। फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, उसमें बहुत से क्यूज होते हैं। बहुत से लोगों को हम सलाम कहते नहीं है कि अस्सलाम वालेकुम, हर एक को नहीं कहते। बहुत से लोगों को हम नॉट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, मुख्तलिफ तरीके से कहते हैं। किसी को कह देते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए कह देते हैं, इस तरह इशारा कर देते हैं। फ़ोन के लिए कभी ऐसे इशारा करते हैं। तो बहुत से वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज देते हैं हम एक दूसरे को। ऑटिज़म में ये डिसऑर्डर में ये भी कैपेबिलिटी नहीं होती, तो ये भी एक लिमिटेशन है। और फिर जो तीसरा सबसे बड़ी डिग्री है वो ये है कि रेपिटेटिव बिहेवियर, बहुत ज़्यादा रिपीट करता है बच्चा एक ही बिहेवियर। आप ये समझ लें कि हम जब सिम्टम्स डिटेल से हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी एक काम करना, जैसे अगर हाथ हिला रहा है, कानों के साथ खेल रहा है, बहुत से बच्चे जो पलकें नोच रहे हैं, बाल, वो करते चले जाते हैं। अच्छा। बहुत ही रेपिटेड। तो 3 चीज़ें इसमें आप इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में 3 चीज़ें हैं। एक तो सोशल इंटरेक्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज को समझना, और तीसरा जो है वो रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कॉजेज क्या हैं इसकी, ठीक है। हर तरफ देखा जाता है, सबसे पहले पेरेंट्स आके ये कहते हैं क्लिनिक में भी कि क्यों हो गया, क्यों हुआ, हमने क्या खाया ऐसा, क्या किया कि क्यों हो गया। देखिए, इतनी रिसर्च है इसके ऊपर, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर इस वक्त हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है और इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटिज़म में हो रही है, इसकी प्रिवेलेंस की वजह से। लेकिन इस वक्त पहले कहा जा रहा था, कुछ 10-15 साल पहले ये बात हो रही थी कि वैक्सीनेशन की वजह से ऑटिज़म जो है वो डेवलप हो रहा है। वैक्सीनेशन ना होने के वैक्सीनेशन होने की वजह से, चंद वैक्सीनेशन ऐसी थी जिनकी वजह से बच्चों के अंदर ये डेवलप हो रहा था, जैसे अपनी पेरेंट्स में थी और बाद में जब बेबीज हुए तो उसमें हो रहा था। लेकिन उसके ऊपर बहुत सी रिसर्च ये क्लियर कर चुकी कि नहीं, वैक्सीनेशन ये एक मफरूजा था, थ्योरी थी जो कि क्लियर साबित हो चुकी है कि ये गलत है। ओके, फिर उसके बाद इसमें ये कहा गया कि जी बहुत ज़्यादा जो है ग्लूटेन, जिस डाइट में ग्लूटेन डाइट वाली डाइट है वो कर रही है। तो हम बहुत एक ज़माना ऑटिस्टिक बच्चों को ग्लूटेन फ्री डाइट पे रखा गया। हर बड़े सेक्टर ने, हॉस्पिटल ने, पेरेंट्स ने बच्चों को बेशुमार खाने की चीज़ों से महरूम कर दिया कि ग्लूटेन फ्री। रिसर्च ने साबित किया कि उसका भी कोई खास ताल्लुक नहीं है।
उसके साथ ये भी हो गया। ये एबनॉर्मेलिटीज जो हैं ये ब्रेन डेवलपमेंट, जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है तो स्कैन से और एमआरआई से पता चलता है कि ये ब्रेन के अंदर एबनॉर्मेलिटीज हैं। क्योंकि जो सोशल इंटरेक्शन की हमने बात की, रेपिटेटिव बिहेवियर की बात की, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग, तो ये सारी हमारी जहनी इस्तेदाद और सलाहियतें हैं जो कि उस तरह से नहीं काम करती बच्चों में जैसे नॉर्मली करती हैं। बाय बर्थ बेसिकली देखा जाए तो बाय बर्थ हो जाता है। जी बिल्कुल। फिर इसके अंदर जेनेटिक्स का काम आता है, जैसे अगर एक भाई को है तो फिर चांसेस हो सकते हैं कि दूसरे में है, या अगर माँ बाप में किसी को है और माइल्ड ही था, ठीक है, पुप्पी खाला में किसी को है था, डायग्नोस हुआ या नहीं हुआ, देखें अब तो बहुत डायग्नोस जल्दी होने लगे, लेकिन इससे पहले डायग्नोस होने का मसला बहुत ज़्यादा था। इवन पाकिस्तान की तो अलग बात है, इवन आप यहाँ पर देख लें यूएई में, या इससे पहले मैं यूएसए में काम करती रही हूँ, वहाँ पर भी हमें जो अडल्ट थे उनमें बहुत टाइम लगा है, इतनी जल्दी डायग्नोस नहीं हुआ जिस तरह अब तो 1 साल की उम्र में डायग्नोस होना शुरू हो जाता है। और डॉक्टर्स में ये टर्म इतनी आम थी भी नहीं पहले। इसकी वजह यही थी क्योंकि डायग्नोस नहीं हुआ था, लोगों को पता नहीं। अब आपको हर तरफ पता चलता है, ये टर्म हर जगह आपको समझ आती है। जी अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि व्हाट्स चेंजेस इन ऑटिज्म डायग्नोसिस में। हाँ जी, मतलब क्या क्या जब आप ये क्वेश्चन अभी कर रही थी कि ये हमने सुना नहीं, पहले मुख्तलिफ टर्म्स आप सुनते थे, ठीक है, जो हमारा मैनुअल है साइकोलॉजिस्ट का, जिससे हमारी बाइबल है, जिससे हम देखते पढ़ते और जानते हैं, जो हमें एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि इस तरह से हमने डायग्नोस करना है, उसके हिसाब से उसमें टर्म्स आती हैं। उसमें कैसे कि ये सिम्टम्स हैं तो आपको डायबिटीज है, ये सिम्टम्स हैं तो आपको कैंसर हो गया, आपको अपने ब्लड सेल से पता चल जाता है ये कमी बेशी है तो आपको ये बीमारी। इस तरह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी इतने सिम्टम्स हैं या नहीं है, नंबर्स पे बेस होता है। तो इससे DSM, इसके नंबर्स होते हैं। DSM-5 जो हमारा, जिस बुक को हम अब फॉलो करते हैं, उसमें इससे पहले जो था उसमें 3 मेजर जो चेंजेस हैं वो ऑटिज्म के अंदर आए हैं। पहले 3 कैटेगरीज में आया करता था। एक होता था एस्पर्गर, एक होता था परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, PDD-NOS कहलाता था, और एक होता था ऑटिज्म। तो इसमें बहुत ज़्यादा, चूँकि मुख्तलिफ बाहर के मुल्कों में तो चूँकि इंश्योरेंस बेस्ड होता है, और किस डिसऑर्डर को किस स्पेक्ट्रम में इंश्योरेंस कवर करती थी, किस में नहीं करती थी। कुछ स्कूल जो होते थे वो PDD-NOS को एक्सेप्ट कर लेते थे, ऑटिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते थे, और बहुत से स्कूल आस्पर्गर कहते थे। आस्पर्गर का वो होता था कि हाई फंक्शनिंग है, इसको ऑटिज्म है पर ये हाई फंक्शनिंग स्मार्ट बच्चा है। सो दीज आर द लेवल्स, ये लेवल्स थे पहले। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा होने लग गया, बहुत लेवल्स आने लगे, स्कूल्स एस्पर्गर्स लेने लगे, ऑटिज्म को छोड़ने लग गए, और उसके अंदर फिर एस्पर्गर के ऊपर ज़्यादा रिसर्च होने लगी, तो बहुत ज़्यादा आप वेरिएशंस आने लगी। तो जब हमारा DSM-5 मैनुअल जब आया तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको सिर्फ एक कैटेगरी करना चाहते हैं, टोटल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आप इसके 3 नाम करने छोड़ दें, और इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो छोड़ दें, कैटेगराइज होने लग गया, तो बस एक है। अब हम एस्पर्गर नहीं कहते। आज से 5 साल पहले की प्रैक्टिस में जब हम मैं खुद करती रही, जब हम डायग्नोस करते थे तो हम कहते थे कि ये एस्पर्गर है, इसका ये हाई फंक्शनिंग है। तो अब हम ये नहीं कहते, अब हम सिर्फ ये कहते हैं ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ये बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है। फिर उसके अंदर जो पहले मैंने आपको शुरू में बताया कि कम्युनिकेशन जो था, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मिसडायग्नोस हुआ, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एज अ ऑटिज्म डिसऑर्डर। ठीक है, आप देखिए ना, हर कोई सीखता है, कोई भी चीज़ जो है वो हर पे आखिर नहीं होती, कोई किताब, कोई मेडिसिन हर पे आखिर नहीं होती। तो जब बहुत से बच्चों को सिर्फ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता था, उनके अंदर बाकी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन वो लगता ऐसा था बिहेवियर की वजह से कि वो ऑटिज्म की कैटेगरी में आ जाते थे, तो वो कैटेगरी अलग कर दी गई है। अब सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर अलग कर दिया गया है कि अगर आपके बच्चे को सिर्फ, तो ये माएँ बहुत एहतियात से ये बात सुने कि किसी बच्चे को सिर्फ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो सकता है। तो अगर डॉक्टर आपको जो है वो आपको ये कह रहा है कि ये ऑटिज्म है, तो एहतियात करें, दोबारा से बात करें, दोबारा से वैल्यूएशन करवाएं, दोबारा से देखें, ऑब्जर्वेशन करें कि हो सकता है सिर्फ ये ऑटिज्म हो ही ना। तो उसकी जब हम उसके देखते हैं सिम्टम्स, आपके साथ क्लियरली मैं डिस्कस करूँगी, तो आप ध्यान रखें कि क्या गलत तरफ तो डायग्नोस, बहुत ज़्यादा रॉन्ग डायग्नोसिस हुए हैं। इस वजह से फिर जो है ये DSM ने इसको बहुत क्लियरली इसको कैटेगराइज एंड डिफाइन किया। ठीक, अच्छा। और अब हम बात करते हैं कि व्हेन इट कैन बी डायग्नोज, मतलब कौन सा ऐसा फेज है, मतलब कोई पर्टिकुलर एज या कोई सर्कमस्टांसेस हैं जब ये डायग्नोज होता है? जी,
अच्छा देखिए, ये बहुत बचपन में डायग्नोस हो जाता है और अब तो हमारे माशाल्लाह माँ बाप जो हैं, माएँ बहुत विजिलेंट होने लग गई हैं और इर्द गिर्द भी पेरेंटिंग के बारे में इतनी बात होने लग गई है और जब यंग माएँ बैठी होती है तो एक दूसरे को भी बता रही होती हैं। जो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यंग माँ की ज़िंदगी में। हमेशा डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाया करें और पीडियाट्रिशियन जो है वो हमेशा मेजर करते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ चेक कर लिया बच्चा ठीक है, नहीं, वो मेजर करते हैं कि बच्चा बैबलिंग करने लग गया, स्माइल करने लग गया, आई कांटेक्ट करने लग गया, प्रॉपर टाइम पे क्रॉलिंग कर रहा है प्रॉपर टाइम। तो ये सारे जो माइलस्टोन होते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी किस्म के मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर को डायग्नोस करना। लेकिन हमारे यहाँ यूजुअली कोई भी माइलस्टोन थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है तो हम वैसे भी परेशान हो जाते हैं। लाइक 1-2 महीने का डिफरेंस अगर आ रहा है, वो उसने चलना भी शुरू नहीं किया, जैसे तुम्हारे बच्चे ने कब चलना शुरू किया था, ये बोल नहीं पा रहा, तो इस तरह भी हो जाता है। इस तरह बहुत ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा नहीं हो जाता। हमारे पास बहुत ज्यादा नर्वस माएँ आ जाती हैं, ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं, मेरा बच्चा क्यों ऐसे कर रहा है, वो मेरी दोस्त का बच्चा कर रहा है तो मुझे लग रहा है मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है। तो ओवर थिंकिंग करने की भी जरूरत नहीं, ओवर ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जहाँ तक ऑटिज्म की बात है तो एज अर्ली एज 1 साल से लेकर 1.5 साल की उम्र में आपको सिम्टम्स नजर आने शुरू आ जाते हैं। अच्छा, जैसे बच्चे की तरफ से वार्मथ नहीं मिल रही, जैसे आप छोटा बेबी है 6-7 महीने का है, अगर वो फेमिलियर फेसेस देखता है, माँ का देखता है फेस, बाप का फेस देखता है, वो स्माइल नहीं कर रहा, वो आई कांटेक्ट नहीं बना रहा, सिर्फ दूध मांग रहा, रो रहा है, दैट्स इट। लेकिन आप देखिए उसके वार्मथ नहीं आप फील कर रहे, एक ये सिम्टम हो गया। फिर आप बच्चे को कोई भी आवाजें निकालना सिखाते हैं, जब आप बच्चे छोटे होते हैं तो आप जो आवाज निकालते हैं बच्चा उसको कॉपी करता है, इमिटेट कर रहा है ना। अगर वो भी नहीं कर रहा, अब बच्चे को क्लैप करना सिखाते हैं, छोटे बच्चों को बाय बाय कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, वो बच्चा उसको कॉपी नहीं कर रहा है, उसको इमिटेट नहीं कर रहा, ठीक है। आपके अब 9 मंथ का बच्चा है और वो नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप ये नोटिस करने वाली बात है कि क्यों नहीं कर रहा, अभी तक वो रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर रहा है। वेट करने की जरूरत है 1 मंथ या वो जिस तरह हम नहीं, आप सिखाने, यहाँ पर आप सिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर इतना सिखाने की कोशिश करें कि आप ये देखें कि ये तो नहीं है कि मैं बच्चा, कुछ बच्चे स्लो भी हो सकते हैं, ये सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इन सिचुएशन में हम डायग्नोस कर सकते हैं इन टाइम पे, ठीक है। फिर आप ये देखें कि बच्चा 12 महीने का हो गया, बैबलिंग नहीं शुरू की, ठीक है, अब तक बैबलिंग शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन साथ ये चीजें भी होनी चाहिए, अब खाली अगर वो बैबलिंग नहीं कर रहा लेकिन वार्मथ है, आई कांटेक्ट है, एक्सप्रेशन है, तो फिर उसे ऑटिज्म नहीं है, स्पीच डिलेड है। बहुत ही बारीक बीनी से ये आपके स्पेशलिस्ट को भी देखना चाहिए और माओ को भी देखना चाहिए इसके बारे में। फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि 24 महीने का हो गया बच्चा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर अभी भी जो है वो चीजें रिपीट नहीं कर रहा, या 2 वर्ड जो फ्रेजेस हैं वो उसने बोलना नहीं शुरू किया। बच्चा पानी, माँ बाप का लफ्ज तो कहना शुरू कर ही देता है, तो अब 2 साल का हो गया, लेकिन चंद एक चीजें वो नहीं कर रहा, और यहाँ पर वो ये भी नहीं कर रहा, आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा, वार्मथ भी नहीं कर रहा, इमिटेट नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर इसी थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, और आपने ये देखा कि आपका बच्चा पहले चंद लफ्ज बोलता था, अब वो लूज कर रहा है, वो भी नहीं है। आप माइंड नोटिस करती है कि ये तो पहले मामा कहता था, और अब ये जब 36 महीने का हुआ है या 30 महीने का हुआ है, तो ये वो भी स्किल, अपनी सीखी हुई स्पीच जो है वो लूज कर रहा है। ये आई कांटेक्ट करना शुरू किया था और वो उसको लूज करना शुरू कर दिया है, ठीक है। यहाँ पॉइंट कर रहा था कि मुझे ये चाहिए, बच्चे पॉइंट करना शुरू कर देते हैं इस उम्र में, खुद ही ग्रैब करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपने ये नोट करना है। ये आपने देखना है कि देयर नो बायोलॉजिकल मार्कर्स फॉर ऑटिज्म। बायोलॉजिकल आपको नजर नहीं आने हैं, ये बिहेवियर इंडिकेशन, फिजिकल कोई ऐसी आपको उसकी माशाल्लाह टांगे, हाथ पांव, वो चल रहा है, खा पी रहा है, स्मेल कर रहा है, सब कुछ, लेकिन ये आपका बिहेवियर है, बच्चे का बिहेवियर आपने नोट करना है। तो उसमें से आपने ये, आप बहुत सी माएँ आती हैं जो कह रही होती है कि बच्चा रोता चला जा रहा है, रोता चला जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि रोना सिर्फ ऑटिज्म हो, उसका बाकी बिहेवियर आपने चेक करना है कि कैसे रो रहा है, रोते हुए किस किस्म का बिहेवियर है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 सिम्टम्स कैन लीड टू, हाँ, 2-3 बहुत सिवियर इंटेंसिटी भी होनी चाहिए इसके अंदर, इंटेंसिटी यानी बच्चे ने आपके साथ एक टाइम पे आई कांटेक्ट किया और इस वक्त आपने उसके आगे टीवी लगाया हुआ, या आजकल आपने सारे बच्चों के हाथ में गैजेट पकड़ाए हैं, बच्चा आपको आई कांटेक्ट नहीं कर रहा और आप परेशान हो रहे हैं कि जी, या तो गलती है ना कि आप उससे पहले गैजेट लेंगे तो वो आपसे आई कांटेक्ट करेगा ना, ये भी आपने इन चीजों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जो जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट अटेंशन है, जैसे आप बच्चे के हाथ में कुछ चीज पकड़ा और आप बच्चे का नाम ले रही हैं, तो बच्चा ये कह सकता है
ऐसे कर रहा है, तो उसका मतलब है कि दो जगह वो अटेंशन ले रहा है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा जो होता है उसकी जॉइंट अटेंशन मुश्किल होती है, वो दो जगह अपनी अटेंशन नहीं ले सकता। बच्चे ने हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, आप कहती है जाकर दरवाजा खोल दो, तो वो ये भी करता जा रहा है और दरवाजा भी खोल रहा है। ओके, मल्टीटास्किंग काइंड ऑफ। नहीं कर सकता। ओके, ठीक है।